Hello everyone, welcome to GSF Civil Services classes. My name is Anjali. I am selected in 67 BPSC as a planning officer, and as you all know who have given the 68 BPSC mains, that BPSC has uploaded the unevaluated copies of the 68 BPSC mains, which you can download from going to the BPSC login site, where you can see a highlighted text which is clickable, and upon clicking that you will be redirected to another site where you have to enter the roll number and the registration number. From there you can download your copies. So Ritesh sir has already uploaded my GS1 and GS2 copy. Today I will be sharing my essay copy, and since 69 BPSC mains is upcoming in a week itself, so I think my copy of essay will help you to know the BPSC format, like copy format better, as well as uh, you can take few helps that how this can be essay can be approached and how it should be written, and what is the drafting and the rough pages, if it is provided in the essay copy or not, that where you can draft your essay before attempting it. So since my copy is worthy of qualifying the mains examination, I think that it will be helpful to all of you, those who are appearing in the 70th also. So let's start the video. So this is the first page of the copy. अब पेज नंबर नहीं लिखना होता, जस्ट यू हैव टू मेंशन कि कौन सी लैंग्वेज में आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो जस्ट उसको मार्क कर देना. या सो मैं ऐसे का फॉर्मेट बता देती हूँ. ठीक है, ऐसे पेपर 68 से ही हुआ है, जिसने रिप्लेस किया है ऑप्शनल पेपर को. ठीक है, ऑप्शनल पूरी तरह हटा नहीं है, इसे एक क्वालिफाइंग MCQ में फॉर्मेट में डाल दिया गया है. सो ऑप्शनल की जो बायसनेस थी, रैंक बनने में जो मार्क्स कैलकुलेट होता था, वो चीज़ अब हट गई है. सो इट्स अ गुड थिंग. ऐसे में कोई बायसनेस नहीं होगी, आपका GS अच्छा होगा, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, आपको ऐसे का ग्रिप पता चल जाएगा कि आप कैसे लिख सकते हो. तो आई थिंक यू कैन स्कोर बेटर इन द ऐसे मार्क्स, ऐसे पेपर. सो इसमें ऐसे के पेपर में BPSC में 3 ऐसे पूछेंगे. ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा, मीन्स 1 आवर फॉर 1 ऐसे. ठीक है, अब 3 ऐसे जो पूछते हैं, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन एंड तीसरा सेक्शन. दिस सेक्शन कैन बी फिलोसफिकल, जो इस बार हुआ था, और सेकेंड सेक्शन में एक साथ थोड़ा सा स्टैटिक सा दिया था, और दी स्टैटिक वन. सेक्शन थर्ड आपका बिहार की ईडियम्स, लोकल ईडियम्स इन बिहारी लैंग्वेज, कैन बी मगही, भोजपुरी, एनीथिंग. सो दिस इज़ ईडियम्स, दिस इज़ फिलोसफिकल एंड स्टैटिक्स. सो हर सेक्शन में हमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक पे लिखना होगा ऐसे. ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस आपको मिलेंगे 11.5. बेसिकली जो लिखने वाला है, ऐसे 12 लेके चलो, क्योंकि आधे पेज में जो है, इसमें जो 0.5 पेज है, उसमें आपके क्वेश्चन लिखे होते हैं. ठीक है, ऐसे आपको 12 पेज मिलते हैं. एंड इससे का जो वर्ड लिमिट होगा वो 700 to 800 वर्ड्स होगा. ठीक है, अब अगर ऐसे को अप्रोच करना है आपको कि कैसे ऐसे, मैंने इसकी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी अपने टेलीग्राम चैनल पे बताई है, विथ माय नोट्स, और ऐसे भी जो मैंने लिखे थे, कौन सी सोर्स फॉलो करनी है, स्टार्ट कैसे करना है ऐसे को, मतलब आपकी प्रिपरेशन को, आप नोट्स कैसे बनाओगे, कोट्स का कैसे कलेक्शन करोगे, एज वेल एज फिलोसफिकल ऐसे का डीलिंग कैसे होगा, कौन से डायमेंशंस आप कवर करोगे. मैंने ये सारी नोट्स और स्ट्रैटेजी मैसेज के थ्रू एज वेल एज अपनी PDF अपलोड की है टेलीग्राम चैनल पे. तो इफ़ यू नीड दैट हेल्प, यू कैन चेक माई टेलीग्राम. मैं इसका लिंक दे दूँगी कमेंट सेक्शन में. ठीक है, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे चार मिले हैं मुझे, 4 ऑप्शंस थे. जैसे मैंने बताया, मैंने ये चूज़ किया, परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज़ इंडीड बेटर दैन इनएक्शन.
ठीक है। सो ये था मेरा, मतलब मैंने वही वाली कोटेशन यहाँ लिख दी इसे, एंड मैंने स्टार्ट किया महाभारत का एग्जाम्पल देके, ठीक है। एंड जो कृष्ण और अर्जुन के बीच तो कम्युनिकेशन हुआ था विथ रिलेटेड टू एक्शन इन एक्शन एंड व्हाट शुड बी द गोल इन द माइंड, तो उससे मैंने स्टार्ट किया था। एंड जो लॉर्ड कृष्णा ने भी बोला था तो वो मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा कि पार्थ, लेकिन जो इंग्लिश थी वो मैंने इंग्लिश में ही लिखी। सो इट ब्रिंग्स यूनिक इंट्रोडक्शन इट सेल्फ, राइट। एंड फिर उसके बाद मैंने मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट किया कि व्हाट इज़ ड्यूटी बेसिकली। फिर मैंने हिस्ट्री का डायमेंशन दिया कि हिस्टोरिकल डायमेंशन में ये जो कोटेशन है क्या कितना इम्पोर्टेंस रखता है। उसमें जो भी एग्जांपल थे, जैसे महात्मा गांधी का एग्जांपल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये हिस्ट्री में ही कंटिन्यू किया। फिर एक्शंस पे बात की कि एक्शन इज़ बेटर दैन दी इन एक्शन, राइट, बट व्हाट एक्शन कैन बी गुड और बैड, तो उस पर भी मैंने बात की। तो इसमें मैंने ऑस्कर सिलेंडर्स का एग्जांपल दिया ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर 2। फिर सोसाइटल लेवल पे बताया कि एक्शन इन एक्शन का क्या सीन था। फिर उसके बाद उसी सोसाइटल लेवल में मैंने डिफरेंट एग्जांपल दिए। फॉर एग्जांपल जापान का दिया, आफ्टर डीलिंग विद द हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग अटैक, the actions done by the Japan to stand as a developed country today speaks rather than its inaction. If the Japan would have been inactive, then it would have been the one of the poorest country today. But because of its proactiveness, the Japan is standing as a developed country. फिर मैंने उसमें साउथ अफ्रीका और जाम्बिया का दिया एग्जाम्पल कि कैसे साउथ अफ्रीका एक डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ चला गया और कैसे जाम्बिया एक बहुत ही पुअर इकोनॉमी की तरफ चला गया, बल्कि दोनों की जो इंडिपेंडेंस थी वो एक ही टाइम हुई थी। फिर उसमें मैंने फ्रीडम फाइटर्स के कुछ रोल बताए, इंटरनेशनली उसको कवर किया, ग्लोबल कोऑपरेशन इंटरनेशनली में आ जाएगा। फिर उसके बाद सोशल अफेयर्स का कुछ बताया। फिर उसमें मैंने मार्टिन लूथर किंग का एक कोटेशन कोट किया। एंड फिर उसमें मैंने बताया कि क्वेश्चन से आप देखोगे कि मैंने जो फ़्लो बनाया है, एक तो फ़्लो मेरा जो पैराग्राफ से पैराग्राफ था, वो फ़्लो आपका मतलब लगना चाहिए कि एक फ़्लो मतलब आप जब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ घुसो जाओ तो आपको फ़ील होना चाहिए कि हाँ एक मतलब स्मूथ फ़्लो हो रहा है, ब्रेक नहीं फ़ील हो रहा है मुझे। तो यहाँ पे फिर मैंने ये क्वेश्चन घुसाया कि व्हाट एक्शन एक्चुअली कैन ब्रिंग। तो फिर मैंने उसमें कर्म का और प्री एक्शन ये सब डायमेंशंस में यहाँ पे लिखे। फिर ड्यूटी के बारे में बताया। फिर उसके बाद महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी के बारे में, आम निरक्षण और निष्काम कर्म के बारे में। एंड फिर इन एक्शंस के बारे में बताया कि इन एक्शंस क्या होता है, इन एक्शन से क्या हो सकता है। तो मैंने इन एक्शन की ना इसमें पॉजिटिवनेस बता दी कि कभी कभी जैसे हम अपने पर्सनल लेवल पे अगर कोई चीज़ अगर हमें इम्प्रूवमेंट देखनी है तो हमें इग्नोरेंस भी इम्पोर्टेंस है। तो इसमें मैंने सॉक्रेट्स का एक कोटेशन दे दिया। और फिर इन एक्शन को फिर उसके बाद बेसिकली मैंने फिर से क्वेश्चन दे के फिर से उसको एम्फेसिस किया कि एक्शन को हमें एक थ्राइव क्यों करना चाहिए लाइफ में। फिर उसके बाद मैंने कोटेशन दिया। एंड यहाँ पे भी मैंने कोटेशन दिया कन्फ्यूशियस का। और फिर फाइनली मैंने इसे कंक्लूड कर दिया। सो आपको ऐसे में जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि क्या क्या कवर करने हैं आपको। एक तो आपका जो डिमांड है वो तो आपको स्टिक रहना है, ये जीएस में भी और ऐसे पेपर में भी। दूसरा कोटेशंस आप यूज़ कर सकते हो, स्टोरी यूज़ कर सकते हो, एनेक्डोट्स यूज़ कर सकते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस कवर करो। होलिस्टिक लगेगा इससे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कितने पेजेस हैं। 3rd पेज से स्टार्ट हुआ था पहले ऐसे, यहाँ 14 पेजेस, तो 14 - 3 + 1 12 पेजेस मिलते हैं आपको। अब यहाँ पे आप देखो इसमें मैंने लिखा था, जैसे अब ये देखो फिलोसफिकल हो गया, ये थोड़ा सा हो गया कि स्टैटिक, जिसमें आप मतलब इंटरनेट एंड सब कुछ लिख सकते हो।
बाकी एजुकेशन सीकिंग चेंज आफ्टर, ये भी थोड़ा सा स्टार्टिक हो गया। डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन चेंज क्या हुआ कोविड के बाद। बाकी ये फ़िलासफ़िकल इसमें तो ऐसा हुआ था ना कि 68 में एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट वर पुशिंग ऑन द स्टैटिक पोर्शन। वुमेन पे दे रहे हैं, एजुकेशन पे दे रहे हैं, एंड यही सब पे दे रहे हैं, हेल्थ पे बोल रहे हैं लिखो, साइबर सिक्योरिटी पे बोल रहे हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट उन्होंने फ़िलासफ़िकल ऐसे इग्नोर कर दिया था। फ़िलासफ़िकल ऐसे बिल्कुल दे ही नहीं रहे थे वो। ईडियम्स वाले में ही सिर्फ वो फ़िलासफ़िकल टाइप होता है, उसी से बस हो रहा था प्रैक्टिस। बट आई डिड द यूपीएससी प्रीवियस PYQs फ़िलासफ़िकल एसेस। मैं भी सिर्फ स्टार्टिक ही कर रही थी कि मुझे लगा था पहली बार ऐसे आ रहा है बीपीएससी में, तो स्टार्टिक ही करते हैं, क्योंकि फ़िलासफ़िकल में भी ना पूछे बीपीएससी। बट रितेश सर टोल्ड मी कि फ़िलासफ़िकल करो, स्टैटिक आप लिख लोगे, GS1 GS2 आपका सही है, आप लिख लोगे, बट फ़िलासफ़िकल में डायमेंशंस कैसे कवर करने होते हैं वो सब आप करो। और इसके लिए मैंने एक बुक यूज़ की थी, मतलब ऐसे के लिए की थी, वो थी अनुदूप दुरिसेट्टी की सर की बुक। वो एक IAS ऑफिसर है वो, तो वो बहुत एस्पिरेंट लेवल से उन्होंने अपने उस पर्सपेक्टिव से उन्होंने लिखा, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा उनकी बुक पढ़ने में। आपको फील होगा कि हाँ सारे एस्पिरेंट्स उसी लेवल और उसी जर्नी से गुजरते हैं। तो आई डू रिकमेंड अनुदीप दुरिसेट्टी, इनका ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट था। ठीक है। इंटरनेट हैज़ टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू द ग्लोबल विलेज। तो यहाँ पे मैंने एक स्टोरी बता दी कि कैसे एक रमेश थे, कोविड आउटब्रेक के बारे में पता था और उन्होंने पहले ही से प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए थे। फिर मैंने इंटरनेट क्या इंपॉर्टेंस रखता है कॉमन मैन के लिए, और क्या मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस में क्या मतलब इंटरनेट एक कॉमन मैन को होता है। जैसे ही इंटरनेट सुनता है तो दिमाग में क्या क्लिक करता है, गूगल। तो उस टाइप से मैंने लिखा। मैंने इसमें सब हेडिंग भी दे दी। आप सब हेडिंग दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, बट उसको ज़्यादा सब हेडिंग मत करना। एक ऐसे में अगर आप तीन देते हो, 4 देते हो तो ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े पे आप सब हेडिंग करोगे तो लगेगा कि यार आंसर क्यों लिख रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे राइज़ ऑफ ऐसे मैंने बताया कि राइज़ ऑफ इंटरनेट बताया कि इंटरनेट की राइज़ क्या है। और क्वेश्चन था कि इंटरनेट हैज़ टर्न आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। तो मैंने राइज़ के थ्रू बताया कि कैसे ये एक विलेज के रूप में कॉन्साइज हो गया है वर्ल्ड। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि पहले सी वॉयजेज़ यूज़ करते थे, हमें पता नहीं होता था कि क्या लिंक रोड का या सी रूट क्या है, या रोड का नेविगेशन क्या है, कुछ पता नहीं होता था। आज वो बहुत इजी हो गया है। उसी तरह पहले हमें कुछ संदेशा भेजना पड़ता तो पहले हम पिजन्स लेटर भेजते थे, फिर पेस्टल लेटर्स में आ गए। करेंट टाइम पे बस एक बटन क्लिक करने से वो पोस्ट हो जाता है। फिर मैंने बताया कि इंटरनेट ने कैसे एक सिल्वर रिवॉल्यूशन ले आया है। तो मैंने उसमें बताया कि आज इंटरनेट को इग्नोर करना इज़ इम्पॉसिबल टुडे। फिर सोशल बेनिफिट्स बताई मैंने, और सोशल बेनिफिट्स से मैंने बताया कि कैसे जो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ होते हैं वो कैसे एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करते हैं। तो कितना छोटा हो गया हमारा देश, हमारा वर्ल्ड पूरा, कि एक आइडिया जो कहीं छोटे से देश के छोटे से कोने में निकलती है, उजागर होती है, वो दूसरे देश के दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। तो इसी में मैंने डिफरेंट वुमेन एम्पावरमेंट इश्यूज़ जैसे हो गए, इश्यूज़ नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट के नोशन, थर्ड जेंडर के जो रिकॉग्निशन है, ये सब हमारी सोसाइटी में, इंडिया के एग्जांपल, हमारी सोशल स्ट्रक्चर में ये सब आइडियाज़ कैसे आए, इंटरनेट के थ्रू ही आए। फिर इंटरनेट की वजह से हम जो ग्लोबल सपोर्ट है वो देने में काफ़ी आगे हो गए हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इंटरनेट की वजह से हो रहा है। फिर इसमें मैंने हमारे ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी का कोटेशन लिखा। फिर उसकी वजह से जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है वो कैसे मतलब पूरे देश से एक छोटे से गांव के एक छोटे से तबदे में पहुंच रही है, तो वो मैंने बताया। फिर इसी का इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट बताया। फिर उसके बाद कल्चरल इम्पैक्ट भी बताया कि कैसे इंटरनेट की वजह से हमारा कल्चरल कोहेशन हो रहा है। दिवाली अमेरिका में मन रही है,
हमारे वहाँ के जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। टेक्निकल डेवलपमेंट बताया मैंने इंटरनेट की वजह से। अब थोड़े बैरियर्स भी बता दो, अब पॉजिटिव बताओ निगेटिव बताओ, दोनों को बैलेंस लेके चलो। तो उससे मैंने उसके बैरियर्स कुछ बता दिए, आप पढ़ लेना। टेररिज्म बताया, फिर उसके बाद प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं वो बताए, फिर उसके बाद एक कोट बताया जो मुझे काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है आज के ज़माने में कि वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट दिस, और इसे कोई नहीं रोक सकता। आज सब कुछ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी अगर ऊपर उठ रही है, फ्लरिश कर रही है, तो सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही हो रही है। तो एक मुझे हुगो वायरस का बहुत अच्छा कोट याद आ रहा था दिमाग में, तो नो फोर्स इन द वर्ल्ड कुड स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम, दिस टाइम दिस इज़ इंटरनेट, दिस इज़ फॉर इंटरनेट। सो ये मैंने खुद से ही जोड़ा था, उन्होंने किसी और चीज़ के लिए बोला था, मतलब किसी और चीज़ के लिए नहीं बोला था, सोशल मीडिया के लिए बोला था। सो सोशल मीडिया एंड इंटरनेट कैन बी लिंक टुगेदर, राइट। ठीक है, कंक्लूडिंग नोट्स में मैंने दे दिया था। एंड मैंने उसमें जो हमारी वसुदेव कुटुम्बकम की थीम चल रही थी उसको भी मैंने डाला कि हाउ फैमिली वर्ल्ड बिकम अ वन फैमिली, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट। So this is how I ended this essay. Moving to next one. So थर्ड वाले में आप देखो, यहाँ पे बिहार के idioms हैं इन बिहारी लैंग्वेज itself. So ये सब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं वहाँ पे देख के थोड़ा डर गई थी। उतना नहीं डरी थी क्योंकि पहला वाला ही मुझे समझ में आ गया था। ठीक है, धर्म के बिना विज्ञान नाडगढ़ क्षय, विज्ञान के बिना धर्म आनहर क्षय, तो ये मुझे समझ में आ गया था एंड ये मैंने मतलब पढ़ा भी था। तो यही मैंने, तो इसके बाद मैंने देखा कि इससे बेहतर कुछ और है क्या, बट ये सब देख के मेरे होश उड़ गए, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। तो बी प्रिपेयर कि इस बार आपको ऐसा भी ना मिले जो आप समझ पाओ, तो इसीलिए थोड़े बहुत ना बिहार के इडियम्स देख लो आप। ठीक है, मेरे पास कुछ होंगे, एक लिस्ट है शायद मेरे पास, मैं देखती हूँ, तो मैं इसको ना मैं इसका कुछ भी सेट होगा ना तो मैं ये शेयर कर दूँगी। इसका बस ना मीनिंग देख लेना कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर पॉसिबल नहीं होता ना यार, इतना इडियम्स होता है बिहार का, मतलब छोटे छोटे इडियम्स होते हैं, मुहावरे होते हैं, नहीं याद रहता है वो, बट क्या करें, अब बीपीएससी पूछेगा, मुझे नहीं लगता, देना तो चाहिए कुछ ऐसा जिससे देख के बच्चे समझ पाएँ, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ पाएँ, वरना देख रहे हो पानी में मछलियाँ, नौ कुटिया बखड़ा, कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलना चाह रहा है। बहुत लोगों ने इस पे भी लिखा है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत समझ में आता है, और बहुत लोगों ने इस पे भी लिखा है। तो जो बिल्कुल ही मतलब गांव एरिया से रहते हैं और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत अच्छा काम किया बीपीएससी ने कि अपने जो बिहार के लोग हैं उनको कुछ तो बेनिफिट मिले एग्ज़ाम में, तो ये अच्छा ही है। धर्म के बिना विज्ञान नागर है, विज्ञान के बिना धर्म आंचर है। सो इसमें बेसिकली यही है कि रिलीजन विदाउट साइंस एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक है, तो इसको ही मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने महात्मा गांधी के 7 सिंस हैं उसमें साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी को मैंने बता दिया बेसिस ऑफ रिलीजन, ऐसे स्टार्ट किया। फिर मैंने बताया कि ये जो कोटेशन है उसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है एंड व्हाट एक्सपेक्ट्स वे वी डू। सो ये कम्प्लीटली फ़िलोसफिकल था, जैसा फर्स्ट वाला था ना, ये कम्प्लीटली फ़िलोसफिकल था। सो आप ये देख लेना, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। हाँ, मतलब इसमें मैंने साइंटिफिक डिस्कवरीज बताई, न्यूक्लियर की, बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल की। तो ये हमारा साइंटिफिक डिस्कवरी है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, बट विदाउट द बेसिस ऑफ रिलीजन which taught us the good principles, right? It can be dangerous, ठीक है, which religion taught us humanity। ये अलग बात है कि आज के रिलीजन में डिवीज़न ज़्यादा हो गई है, बट द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनी रिलीजन विच यू टेक
the the basic tenets that is taught: to be human, to love, to care, this. So if we do not have religion, if we do not have principles, then the misuse of nuclear powered ballistic intercontinental missile can be can increase drastically. एंड उसी में मैंने एक मार्टिन लूथर किंग का कोटेशन डाल दिया: द राइज ऑफ मिलिट्री पावर मेक्स द वॉर ऑर्गेनाइज बट मेक्स द मैन ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज एंड इनह्यूमन। फिर उसी की तरह और साइंटिफिक रिसर्च की बात की मैंने। फिर उसके बाद रिलीजन्स का बताया कि साइंस में रिलीजन की क्या वैल्यू है। और फिर मैं अब रिलीजन विदाउट साइंस में आ गई, तो उसमें मैंने सुपरस्टिशन, डॉगमेटिक प्रिंसिपल, सोशल इविल प्रैक्टिसेस, ये सब की बात की। सती प्रथा, एनिमल सेक्रीफाइस, इंडिया का विक्टिमाइजेशन बताया कि कैसे डॉगमेटिक रिलीजियस बिलीफ, सती प्रथा, ओझा एंड रिलीजन विदाउट साइंस का हो गया। सो अब मैं बताती हूँ कोहेशन ऑफ साइंस एंड रिलीजन। यहाँ पे मैंने बताया साइंस विथ रिलीजन एंड रिलीजन विथ साइंस आइडिया एंड हाउ इट कैन चेंज दी सोल ट्रैवर्सल। तो यहाँ पे मैं बताया न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर पावर जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको मैंने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी से बताया, जो इंडिया का सॉफ्ट पॉलिसी है। एंड ऑल्सो इसको मैंने रिलीजियस बिलीफ से, रिलीजन में क्या होता है कि कर्मा वापस आता है, तो हम कहीं ना कहीं डरते हैं कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ मैंने डाली कि सिंस लीड्स टू सफरिंग विच प्रिवेंट्स द नेगेटिव एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, क्योंकि ये डर हमें कहीं ना कहीं रहता है। ये कहाँ से आता है? हमें रिलीजन से ही आता है। ह्यूमन एक्शन इज ड्रिवन बाई 3 थिंग्स: डिज़ायर, नॉलेज एंड इमोशंस। तो रिलीजन हो गया, रिलीजन का। फिर इमोशन फैक्टर जो है वो एक रिलीजियस बिलीफ से ही है, जो कि कंट्रोल करता है साइंटिफिक नॉलेज को और वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। बट अभी आप ही देख लो, जो एआई है, हाँ, एआई के लिए हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। जो एआईजी है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो अभी के एआई है वो तो सारे मतलब ठीक है, एक स्पेसिफिक टास्क को करते हैं, बट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अगर बन जाएगा, वी नीड अ रेगुलेशन टू रेगुलेट इट टू फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो इसकी भी बेसिस कहीं ना कहीं क्या है? रिलीजन है, दैट वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी, दैट वी बिलीव इन को एग्जिस्टेंस, दैट वी बिलीव इन लविंग ईच अदर। फिर रिलीजन विद साइंस, उसमें भी बताया अनटचेबिलिटी, वुमेन सेपरेशन, रिलीजियस सेंटिमेंट टू प्रोवाइड द इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द प्रोबेबल क्वेश्चन। फिर इसी में मैंने कुछ कोटेशन बताया, मैं आप पॉज करके देख लेना। एंड फाइनली आई कंक्लूडेड दिस, एंड दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ माई एसे। सो दिस इज़ माई एसे पेपर। अब मैं बताती हूँ, टू राइट एन एसे, ठीक है, 1 मिनट, सॉरी, 1 आवर का टाइम है ना ऐसे के लिए। सो 3 ऐसे लिखने हैं, मतलब 1 आवर में 1 ऐसे। 1 आवर को आप डिवाइड करो 10 to 15 मिनट्स फॉर योर ड्राफ्ट। क्या लिखोगे आप ऐसे में? लिखते लिखते भूल जाओगे। कभी मत सोचना ना कि देखा आपने टॉपिक और उस पर दम धड़ाके से लिखने लगे, भूल जाओगे लिखते लिखे आगे क्या लिखना है, क्या समझ ही नहीं आएगा, हाथ पाँव क्या है, कुछ नहीं समझ में आएगा। ऑलवेज मेक अ ड्राफ्ट, rough, basically a rough draft of your essay, and then for 45 to 50 minutes write the essay। स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि आपको पता है इस पॉइंट के बाद मुझे क्या लिखना है, कौन से डायमेंशन कवर करना है, क्या कोटेशन मेंशन करना है, सब लिख दो ड्राफ्ट में। सो इसके लिए आपको मैं दिखाई देती हूँ आपको। देखो ये लास्ट पेजेस मिलते हैं, 2 पेज, स्पेस फॉर रफ वर्क। मेरा ड्राफ्ट देखो कितना बड़ा है। मेरी स्पीड इतनी बढ़ गई थी ना कि आपको ये लग रहा होगा कि मैम ने इतना लिखने में ही लगा लिया टाइम। नहीं, मेरी स्पीड बढ़ गई थी, ये मैंने एक्चुअली 10 मिनट में लिख लिया था इतना, सोच के कि क्या लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ। उसी तरह सेकंड वाले के लिए इंटरनेट हैज़ टर्न, तो इसमें भी आप देखो 2 पेज देता है रफ के लिए, बट 3 ऐसे था, 2 पेज तो मेरे चले गए 2 ऐसे के लिए, तो मैंने 1 पेज एक्स्ट्रा ले लिया। लास्टली मैंने इसे कट करके यहाँ रद्द है लिख दिया। तो मेक अ ड्राफ्ट देन राइट अ ऐसे ऑलवेज, नहीं तो
गड़बड़ लिखा जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं, हाथ पाँव कुछ समझ में नहीं आएगा. सो दिस इज़ माई essay कॉपी एंड होप यू लाइक द वीडियो. एंड अगर कुछ हेल्प चाहिए होगा इससे रिलेटेड तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. एंड ये सारे जो एक्सपेक्ट्स में जो मैं शुरू में बताई थी, प्लीज़ फॉलो दीज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द 70th बीपीएससी. अभी तो एटलीस्ट इस एसे के जो स्टैटिक्स टॉपिक है उसके नोट्स बना लो. इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन द फिलोसफिकल एसे. एज यू सी कि मैंने फिलोसफिकल एसे में अलग अलग डायमेंशंस डाले हैं. सो अभी से नोट्स बनाओ और हफ्ते में अगर एक ऐसे लिख सकते हो तो बहुत अच्छा है. यू नो कि अभी अभी आपके पास 9 months है. अगर आप हफ्ते में एक ऐसे लिख दोगे, यू विल फील द बेनिफिट एट द एंड ऑफ दिस प्रिपरेशन जर्नी. सो डू राइट एन ऐसे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू अगेन.